हेलो फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं जालोर के शासक जालोर के चौहान शासक कानड़ देव के बारे में। कानड़ देव चौहान। मित्रों, कानड़ देव चौहान जो है वो सामंत सिंह के पुत्र थे। 1305 में शासक बनते हैं और इनकी जानकारी हमें पद्मनाभ, एक साहित्यकार इतिहासकार हैं राजस्थान के, और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध और इनका एक ग्रंथ और वीरम देव सोनगरारी बात से हमें इनकी पूर्ण जानकारी मिलती है। वीरम देव सोनगरारी बात। तो मित्रों, ये जो दो साहित्य है राजस्थान के, इनसे हमें कानड़ देव और जालोर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। मित्रों, कानड़ देव का जो समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था और ये साम्राज्यवादी नीति के तहत जालोर पर भी अधिकार करना चाहता था। इसी नीति के तहत इसने कानड़ देव यानी कि जालोर पर आक्रमण किया। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार मित्रों 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1298 की बात है मित्रों, और गुजरात में इसने आक्रमण कर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए उलुग खां, मित्रों उलुग खां का नाम रणथंभौर अभियान के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब वहाँ भी नाम इसका आया था, उलुग खां और नुसरत खां। ये उलुग खां और नुसरत खां को 1298 में सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए भेजता है मित्रों, शाही सेना के साथ। मित्रों, गुजरात में ये आक्रमण करने जब शाही सेना निकलती है तो इसका सीधा जो रास्ता था वो जालोर से था, और जालोर का जो शासक था वो कौन था? कानड़ देव। जालोर यानी कि मारवाड़ का एक रियासत थी जालोर। इसी कारण मित्रों अलाउद्दीन जो है वो कानड़ देव को अपनी सेना को जालोर से गुजर जाने के लिए अनुमति देने के लिए कहता है, लेकिन कानड़ देव जो है शाही सेना को जालोर से नहीं गुजरने देता। शाही सेना को जालोर से नहीं गुजरने देता और सेना जो है बिना किसी विरोध के मेवाड़ के रास्ते होती हुई गुजरात चली जाती है। जब मित्रों गुजरात व काठियावाड़ से जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद शाही सेना जालोर की सीमा से गुजरती है तो कानड़ देव जो है वो शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय करते हैं। कानड़ देव ने मित्रों, इनके दो मंत्री थे कानड़ देव के, जिनका नाम था जैता व देवड़ा। क्या नाम था? जैता व देवड़ा। इन दोनों को भेजते हैं कि जाकर देखो कि शाही सेना की वास्तविक स्थिति क्या है और उनकी जानकारी प्राप्त करो। मित्रों, जैता और देवड़ा जब जाते हैं तो वो मंत्री वापस आकर कानड़ देव से कहते हैं कि अभी शाही सेना से युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि शाही सेना की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। मित्रों, इसी समय क्या होता है कि शाही खेमे में या शाही सेना के खेमे में लूट के धन को लेकर झगड़ा हो जाता है, आपस में सैनिकों का झगड़ा हो जाता है। तो कानड़ देव इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने मंत्री जैता व देवड़ा के नेतृत्व में शाही सेना पर हमला बोल देता है। शाही सेना पर हमला बोल देता है और जो शाही सेना है वो गुजरात के जो लूट का जो माल होता है वही छोड़कर और भाग जाती है। इस बात का जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है तो वो बहुत नाराज होता है और मित्रों जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। कहा जाता है कि मित्रों कानड़ देव ने जब गुजरात से लूट का माल जब देखा जो शाही सेना वहीं छोड़कर भाग गई थी तो उसमें सोमनाथ की मूर्ति के 5 टुकड़े थे। सोमनाथ की मंदिर में जो भगवान शिव का मंदिर है उसकी जो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसके 5 टुकड़े भी उस धन संपदा में सम्मिलित थे। कानड़ देव ने मित्रों इन 5 टुकड़ों को सारना गांव जो है जालोर के पास, वहाँ पर 5 अलग अलग शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित करवाया। कहा जाता है मित्रों, एक इतिहासकार हुए हैं फरिश्ता, मुस्लिम इतिहासकार, उनके अनुसार इस युद्ध का एक दूसरा कारण भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है
वो साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत 1305 में अपना एक संधि विग्राहक या इसको कहेंगे मंत्री, जिसका नाम था ऐन उल मुल्तानी, ऐन मुल्क मुल्तानी, इसको भेजता है किसके पास? कानड़ देव के पास। मित्रों, कानड़ देव जो है जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है ऐन उल मुल्तानी को, लेकिन मुल्तानी जो है वो कानड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन देकर कानड़ देव के दरबार मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानड़ देव को ले आता है कि वहाँ से मैं आपकी संधि करवा दूंगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ। मित्रों, जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानड़ देव आता है अलाउद्दीन से संधि करने के लिए, तो वहाँ पर उसे असम्मानजनक स्थिति उसे प्राप्त होती है, उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता है और इसी असम्मानजनक स्थिति से नाराज होकर कानड़ देव वहाँ से निकलकर घर लौट जाना चाहता है। मित्रों, सुल्तान ने जो कानड़ देव के साथ व्यवहार किया तो सुल्तान ने कानड़ देव से एक ऐसी बात कह दी कि जो कानड़ देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह बहुत दुखी हुआ उस बात को सुनकर। तो ऐसी कौन सी बात थी कि उसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदू राजाओं में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरी सामना करने की या मेरी सैनिक शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सके। तो मित्रों, ये जो बात होती है वो कानड़ देव को चुभ जाती है, क्योंकि राजपूत जाति होती है मित्रों और किसी की अधीनता इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते, और ये बात जो है कानड़ देव को चुभ जाती है और वो अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर जालोर लौट आते हैं। इस कारण मित्रों कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके मध्य युद्ध की स्थितियां पैदा हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जो कानड़ देव से नाराज होकर युद्ध करने का निश्चय करता है और जालोर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे देता है। मोहनोत नैन्सी मित्रों, मोहनोत नैन्सी जो राजस्थान के बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इस युद्ध का एक दूसरा कारण था वीरमदेव फिरोजा की प्रेम कहानी। मित्रों, वीरमदेव फिरोजा की प्रेम कहानी जो है उसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मोहनोत नैन्सी जो है वो एक जाने माने साहित्यकार हैं और इन्होंने जो कारण बताया है वह भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। मित्रों, वीरमदेव फिरोजा कौन थे? तो मतलब वीरमदेव जो था वो कानड़ देव का पुत्र था और फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। मित्रों, मोहनोत नैन्सी की ख्यात में वर्णन मिलता है कि कानड़ देव द्वारा जब अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं और कानड़ देव जो है दिल्ली दरबार में इनका आना जाना लगा रहता है। कानड़ देव के साथ उनके पुत्र वीरमदेव भी दिल्ली दरबार में जाते हैं और इसी उपरांत मित्रों सुल्तान की जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है फिरोजा, क्या नाम होता है? फिरोजा। ये वीरमदेव पर आसक्त हो जाती है और उनसे प्रेम करने लगती है। इस प्रेम संबंध का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है तो फिरोजा को वीरम से विवाह करने का विचार छोड़ने को कहते हैं। अलाउद्दीन जो है वो अपनी पुत्री को डराता धमकाता है, काफ़ी समझाता है, लेकिन फिर भी फिरोजा नहीं मानती। तो अलाउद्दीन वीरमदेव या कानड़ देव के पास वीरमदेव और फिरोजा की शादी का संदेश भिजवाता है। मित्रों, वीरमदेव जो है मुस्लिम लड़की से विवाह करने को तैयार नहीं होता और रातों रात ही दिल्ली छोड़कर जालोर भाग जाता है। मित्रों, ये बात अलाउद्दीन को अच्छी नहीं लगती और वो जालोर जो है वीरमदेव के पीछे जालोर सेना भेज देता है, जिससे दोनों के मध्य युद्ध होता है और फिरोजा जो है वो मित्रों इस युद्ध से काफ़ी दुखी होती है। अलाउद्दीन के क्रोध के चलते वीरमदेव की हत्या कर दी जाती है सैनिकों द्वारा
अलाउद्दीन के सैनिकों द्वारा। और मित्रों वीरम देव का जो सिर है वो फिरोजा को लाकर दिया जाता है। फिरोजा जो होती है मित्रों इस बात से दुखी होकर विधि विधान से वीरम देव का संस्कार करती है और मित्रों अंत में खुद भी यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो मित्रों इस तरह ये जो प्रेम कहानी है ये भी बताई जाती है अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच में युद्ध का कारण मोहनोत नैनसी द्वारा। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इस युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था कमालुद्दीन कुर्ग। कौन कर रहा था? कमालुद्दीन कुर्ग। मित्रों कमालुद्दीन कुर्ग ने जालोर पर आक्रमण करने से पूर्व जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण 2 जुलाई 1308 को किया था। यानी कि जब जालोर के दुर्ग पर आक्रमण हुआ तो उससे पहले सिवाना के दुर्ग को जीता गया। और सिवाना के दुर्ग को क्या कहा जाता था मित्रों? जालोर दुर्ग की कुंजी। अब मित्रों जानते हैं कि जब सिवाना पर आक्रमण हुआ तो सिवाना दुर्ग जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस युद्ध में। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो पंवारों द्वारा करवाया गया था। 10वीं शताब्दी में पंवारों द्वारा करवाया गया था। और मित्रों आक्रमण के समय इस सिवाना दुर्ग का जो शासक होता है वो कौन होता है? सिवाना दुर्ग का शासन होता है शीतल देव। तो मित्रों शीतल देव जो चौहान था वो इस दुर्ग का शासक था। सिवाना दुर्ग पर उसका शासन होता है। आक्रमण के समय मित्रों काफ़ी समय निकल जाने के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी को सिवाना दुर्ग को जीतने में सफलता नहीं मिलती तो सिवाना दुर्ग के जो सेनापति होते हैं शीतल देव के, जिनका नाम होता है भावला, ये भावला नामक सेनापति को जो शीतल देव का सेनापति होता है उसको वह लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है अलाउद्दीन खिलजी। वैसे मित्रों सेनापति जो होता है भावला वो दुर्ग में स्थित मामदेव नामक एक पीने के पानी का मित्रों कुंड होता है, उसमें गो रक्त मिला देता है। अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर गो रक्त मिला देता है जिससे पानी क्या दूषित और अपवित्र हो जाता है। इसी कारण क्या होता है मित्रों दुर्ग में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः मित्रों राजपूत क्या है अपना अंतिम समय जानकर और स्त्रियां जो राजपूतों की थी उन्होंने जौहर करने का निश्चय किया। और जो राजपूत थे मतलब इनमें जो राजपूत थे सातल देव के नेतृत्व में केसरिया वस्त्र धारण कर केसरिया करने का निर्णय करते हैं और दुर्ग के फाटक खोल देते हैं। दुर्ग के फाटक खोलते ही राजपूत जो होते हैं राजपूत पुरुष जो होते हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और राजपूत स्त्रियां जो होती है वो मैणा देव जो सातल देव की पत्नी होती है मैणा देव के नेतृत्व में जौहर करती है। मित्रों इसी तरह 1308 का जो ये केसरिया और जौहर था ये जो है सिवाना दुर्ग का साका कहलाता है। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम जो बदल दिया और क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने इसी का जो सेनापति था कमालुद्दीन कुर्ग उसको ये कमालुद्दीन कुर्ग को मित्रों खिलजी जो है वो जिसने इस दुर्ग को जीता और इसका नाम खैराबाद रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। और कमालुद्दीन कुर्ग को मित्रों वापस दिल्ली बुला लेता है। तो अधिकांश इतिहासकार ये जो सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है वो 1308 ईस्वी में मानते हैं, लेकिन मुस्लिम विद्वान फरिश्ता के अनुसार ये जो आक्रमण हुआ था सिवाना पर वो 1310 में हुआ था। तो मित्रों ये जो फैक्ट है याद करने वाला है कि हमसे पूछा जा सकता है कि फरिश्ता के अनुसार सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ था।
मित्रों, सिवाना दुर्ग के बारे में जाने तो सिवाना दुर्ग जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी के अलावा मित्रों इसको मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है और खैराबाद के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली माना जाता है सिवाना दुर्ग। इसका निर्माण मित्रों 10वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजा वीर नारायण ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण। और मित्रों ये जो दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसी दुर्ग में मित्रों शेरे राजस्थान की उपाधि से विभूषित जैन नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। उनके क्रांतिकारी जीवन में उन्हें इसी सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। इस दुर्ग में मित्रों 2 साके हो चुके हैं। कितने साके? 2 साके हो चुके हैं। अब मित्रों जानते हैं आगे का जो हमारा जो बाकी पड़ी थी अभी जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जो कहानी थी। अभी उसने बीच में जालोर दुर्ग पर जो वह आक्रमण करता है तो उससे पहले उसने सिवाना को जीता, सिवाना के किले को जीता और सिवाना दुर्ग को जो जालोर की कुर्सी कहा जाता है उसको जीतना अति आवश्यक था जालोर पर अधिकार करने से पहले। तो मित्रों जालोर पर अधिकार करने के क्रम में हम जानते हैं मलकाना के युद्ध के बारे में। ये मलकाना का युद्ध कब होता है मित्रों? जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है अलाउद्दीन की सेना, तो कानड़ देव का एक भाई होता है जिसका नाम होता है मालदेव। क्या नाम होता है कानड़ देव के भाई का? मालदेव। ये मालदेव जो है वो कानड़ देव की सेना के साथ युद्ध करता है मलकाना नामक स्थान पर। मित्रों ये मलकाना नामक जो स्थान है वो मेड़ता के समीप है और यहाँ पर मालदेव और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में मित्रों शम्स खां जो शाही सेना की तरफ से सेनापति होता है, शम्स खां और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया जाता है मित्रों। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ इस युद्ध में मलकाना के युद्ध में शाही सेना जो है वो हार जाती है अलाउद्दीन कानड़ देव के भाई मालदेव से। मित्रों खिलजी जो है जब इस बात का पता लगता है तो वह एक बहुत बड़ी सेना लेकर जालोर पहुंचता है। मित्रों जालोर पहुंचकर वह अपने सेनापति कमालुद्दीन कुर्ग, कमालुद्दीन, यहाँ भी कमालुद्दीन कुर्ग का नाम ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। और सिवाना का जब हमने साका देखा तो उसमें भी कमालुद्दीन कुर्ग का ही नाम है। कमालुद्दीन कुर्ग को एक नई सिरे से वे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दायित्व सौंपता है। मित्रों कमालुद्दीन कुर्ग जो है वो यहाँ भी छल कपट का सहारा लेता है और राजपूत जालोर का सेनापति होता है दहिया बीका। जालोर की जो सेना होती है उसका सेनापति दहिया राजपूत बीका होता है, जिसको ये कमालुद्दीन कुर्ग जो है दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। दुर्ग का लालच देकर जब अपनी ओर मिला लेता है तो ये दहिया बीका जो होता है उन्हें दुर्ग के जो गुप्त प्रवेश द्वार होते हैं इसके बारे में कुर्ग को सारी सूचना दे देता है। सारे जो गुप्त रहस्य होते हैं वो गुप्त रास्ते जो होते हैं कमालुद्दीन कुर्ग को बता देता है। मित्रों दहिया बीका जब अपने घर पहुंचता है, रात को सो रहा होता है और अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है कि उसने किस तरह कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया, तो उसकी पत्नी जो होती है वो रात को सोते हुए उसकी हत्या कर देती है। वीर क्षत्रियाणी अपने पति की हत्या कर, क्योंकि वह राजद्रोह करता है और अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करता है, लेकिन ये राजपूत क्षत्रियाणी इस बात को सहन नहीं कर पाती और क्षुब्ध होकर अपने पति की सोते हुए हत्या कर देती है और सारी बात जो है वो कानड़ देव तक पहुंचाती है। मित्रों लेकिन इस बात पे पहुंचते बहुत देर हो जाती है। तुर्क सेना जो होती है दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है। कानड़ देव जो है लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है मित्रों, जिसको कहते हैं केसरिया। कानड़ देव केसरिया करता है राजपूत पुरुषों के साथ और रानी जेतल देव जो कानड़ देव की पत्नी होती है जेतल देव के साथ राजपूत स्त्रियां जो होती है वो जोहर करती है। मित्रों इस तरह जालोर के दुर्ग का साका होता है और कानड़ देव का पुत्र वीरम देव जो है वो आशापुरा माता के मंदिर में जाकर स्वयं अपनी कटार से आत्महत्या कर लेता है। मित्रों इस प्रकार जालोर दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो जाता है।
मित्रों, जालोर दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन जो है जालोर दुर्ग का नाम क्या रख देता है? जलालाबाद। जलालाबाद। मित्रों, इसने एक मस्जिद बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में और इस मस्जिद का नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। मित्रों, इस मस्जिद में के पास एक छोटी सी तोप रखी हुई है, इसी कारण इस मस्जिद को तोप मस्जिद भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, छोटा सा कि तोप मस्जिद कहाँ है? तो जालोर दुर्ग में बनी हुई है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी इसको कहा जाता है। जालोर दुर्ग पर मित्रों 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ और जालोर दुर्ग का साका भी मित्रों 1311 में हुआ। मित्रों, फिरोजा का जो मकबरा है वो भी जालोर दुर्ग में बना हुआ है। जालोर दुर्ग में फिरोजा का मकबरा भी बना हुआ है। इसका निर्माण मित्रों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कान्हड़ देव के बाद मित्रों जालोर के चौहानों की शक्ति व साम्राज्य नष्ट हो गया। जालोर अभियान के बाद कान्हड़ देव का जो भाई था जिसका नाम था मालदेव, खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और मालदेव को खिज्जर खां की जगह चित्तौड़ का कार्यभार संभालने का दायित्व दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मित्रों, अब हम जानते हैं सिंगारी के बारे में। मित्रों, ये सिंगारी कौन थी? ये सिंगारी एक बहुत ही सुंदर महिला थी और ये जो स्टोरी है सिंगारी की मित्रों, ये जुड़ी हुई है कान्हड़ देव से। कान्हड़ देव जो थे जालोर के चौहान शासक थे और इनसे सिंगारी की कहानी जुड़ी हुई है। सिंगारी मित्रों नटनी दल्लू नट की पुत्री थी। ये नटनी थी मित्रों, एक नटनी मतलब जो नाटक दिखाकर राजपूत राजाओं का मनोरंजन करती है और इसी तरह ये एक नटनी थी और दल्लू नट की पुत्री थी। कान्हड़ देव के समक्ष जब सिंगारी के सौंदर्य की बात चर्चा चली तो सिंगारी के सौंदर्य को परखने के लिए उसने कहा कि सामने के महल से दूसरी ऊंची पहाड़ी पर अगर यह सिंगारी नाचती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, रस्सा बांध दिया जाए मित्रों एक महल से दूसरे महल के छत पर और उस रस्से पर नाचती हुई वह एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाए, तो कान्हड़ देव ने कहा कि मैं इस सिंगारी को अपने राज्य का अपना पूरा राज्य इस सिंगारी को दे दूंगा, जालोर का। सिंगारी ने मित्रों ये जो चुनौती थी वो स्वीकार कर ली और वह जब एक रस्सी पर नाचती हुई, उसने मित्रों अपने सर पर 8 मटकियां रखी हुई थी और 8 मटकियां रख कर वह रस्सी पर नाचती हुई नृत्य करते आगे बढ़ने लगी। जब भी वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंचने वाली थी तो कान्हड़ देव ने मित्रों रास्ता जो था वो बीच में कटवा दिया और सिंगारी की मित्रों नीचे गिरते मृत्यु हो गई। तो ये थी मित्रों सिंगारी की स्टोरी। मित्रों, सिरोही के चौहानों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।